नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पे। तो एक नया दिन, एक नई सुबह, और इस सुबह भी मैं हर सुबह की तरह आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो उसे मैं बता देता हूँ कि अगर मेरी स्पीड आप लोगों को थोड़ी स्लो लगे तो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख लेना। और इन क्लासेस में जो भी नए स्टूडेंट है मैं उनको बता देता हूँ, इन क्लासेस में हम सिर्फ वो आर्टिकल्स देखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही आज जो है, आज डेट है 11th ऑफ जून 2026। और आज के न्यूज़पेपर में देखो, आर्टिकल्स तो रोज ही बहुत सारे आते हैं, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे वो सिर्फ दो हैं। देखो ऐसा ही होगा, किसी दिन जैसे कल की आप क्लास देखेंगे 7 आर्टिकल्स थे विच वर इंपॉर्टेंट, आज सिर्फ दो हैं। तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, है ना। तो आज सिर्फ 2 आर्टिकल्स है तो इन दो को अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखो जरा, लास्ट में जब क्लास एंड होगी, जब मैं दोनों आर्टिकल समझा दूंगा आपको, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज करवाता हूँ, है ना, जिसके आंसर आपको कहाँ पे देने होते हैं, कमेंट सेक्शन में। कहाँ पे देने होते हैं, कमेंट सेक्शन में। ठीक है। जो भी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए मैंने एक मेंस के क्वेश्चन को भी ऐड किया है, मेंस के क्वेश्चन को भी ऐड किया है, तो वो उसे भी ट्राई कर सकते हैं और डेली बेसिस पे मैं करता हूँ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। या फिर मैं ऐसे पहले करता हूँ, जैसे रोज की तरह मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत इन आर्टिकल्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, क्लास में मजा आए, आपको पता हो क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है। देखो, पहला जो आर्टिकल है, आपको पता है कि अभी ना दो जगह क्या हुआ, एक सूरत में, एक विशाखापट्टनम में। हमें ये देखने को मिला कि क्योंकि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को नहीं देखा गया था, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज में कुछ हादसे देखने को मिले। ठीक है। बट हमेशा की तरह सारा का सारा जो श्रेय है इन एक्सीडेंट्स का, वो किस पर डाल दिया गया, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स पे। बट व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, तो ये अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से ये आपका जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऐसे ही देखा था कुछ टाइम पहले, कुछ ही दिन पहले एक्चुअली, दिल्ली में जो होटल है बीएनबी, उसमें भी आग लगी थी, है ना। उसमें भी सारी चीजें क्या बोल दी गई कि पूरी की पूरी गलती होटल की है। बट आपको पता है कि एक्चुअल में मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी इंस्पेक्शन की, प्रॉब्लम थी किस तरीके से जो अथॉरिटी है, म्यूनिसिपैलिटी है, वो अपने इंस्पेक्शन का काम ढंग से नहीं करती। तो इधर भी हम आर्टिकल में ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आपके जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं उनके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बाकी पीसीएस है उसके भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो डिफेंस के एग्जाम्स है उनके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बोला गया कि अभी हमें ना बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, अगर आप पिछले 5 साल में कंपेयर करेंगे, किसमें, एफडीआई में। ठीक है। अभी तो इस साल तो थोड़ा रिकवर हो रहा है, बट पिछले साल तक तो बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला नेट एफडीआई में। ठीक है। तो जो क्रिटिक्स हैं वो इसमें बता रहे हैं कि क्या रियल रीजन है ये नेट एफडीआई के फॉल का, ड्रॉप का। और ये भी बताया गया किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो इसको जो हमेशा से करती है, मतलब कि इस चीज के ऊपर चादर डाल रही है। ठीक है, कि एक्चुअल रीजन वो नहीं है, एक्चुअल रीजन तो ये है जो हम बता रहे हैं। तो यही आज हम पढ़ेंगे कि अ, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एफडीआई क्या होता है, ये नेट एफडीआई क्या होता है, किस किस टाइप के एफडीआई होते हैं, क्या तरीका होता है जिससे जो एक्चुअल तरीका है जिससे नेट नेट एफडीआई को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो ये हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 30 सेकंड के लिए ये सुन लो। ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो सेशन है, ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि आपको पता है हम रोज डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स देखते हैं। अगर आप मतलब कि ये लेक्चर देखेंगे तो क्या होगा, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हर एक सब्जेक्ट को लेके, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा, इवेंचुअली आपकी पर्सनालिटी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डेली बेसिस पर पढ़ेंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच उससे रिलेटेड जानेंगे। ठीक है।
जब भी ऐसा होता है तो आपको पता है आपका नजरिया खुलता है, आपका नजरिया वाइड होता है, और फिर क्या होता है, इवेंचुअली आपकी पर्सनैलिटी में आपको खुद ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल होता है करंट अफेयर से रिलेटेड द हिंदू के एनालिसिस के टाइम पर, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ उसका स्टैटिक का रिवीजन आप उससे कर सकते हैं, तो मैं वो स्टैटिक का पोर्शन भी कवर कर देता हूँ, जैसे आज मैंने एफडीआई का किया। ठीक है, जो भी कंटेंट देखने को मिलेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। मेरा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि क्लासेस को 2-2 घंटे लंबा बनाया जाए, 1-1 घंटे लंबा बनाया जाए। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, अगर आज कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए तो मैं वो लेके आऊंगा, चाहे वो दिन के 2 टॉपिक हो, चाहे 1 टॉपिक हो, चाहे 10 टॉपिक हो, चाहे 5 टॉपिक हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस दिन में कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं। लास्ट में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब द थिंग इज दिस कि अभी रिसेंटली हमें सूरत में, विशाखापट्टनम में देखने को मिला कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं। ठीक है, दोनों के रीजंस अलग थे, ठीक है, बट कॉज एक ही थी। द कॉज वाज कि किस तरीके से चीजों को ढंग से हैंडल नहीं किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या है, इंडस्ट्री लीडर्स ने हमेशा की तरह किस पर सारा का सारा, मैं बोलता हूँ, श्रेय डाल दिया है, सारा का सारा जो बर्डन है वो डाल दिया, वो ये डाल दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड मिसहैप्स हैं और बहुत रेयरली ये चीजें होती हैं। ठीक है, और ये एक्सीडेंट्स, मतलब उनके हिसाब से एक्सीडेंट्स तो कभी ना कभी होंगे ही। ठीक है, बट सिर्फ पिक्चर इतनी सी नहीं है। पिक्चर ये है कि ये आपको, मतलब कि क्या ये एक्सपोज करता है, क्या ये चीज दिखाता है, ये बताता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल सेफ्टी फेलियर्स हो रहे हैं, किस तरीके से इन सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से ओल्ड मशीनरीज को यूज किया जा रहा है, किस तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रही है, किस तरीके से इंस्पेक्शंस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमें ऐसे सेफ्टी फेलियर्स देखने को मिलते हैं। अभी आप देखोगे सूरत में क्या हुआ, 4 वर्कर्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेप्टिक टैंक के अंदर जाते हैं और वहां पर टॉक्सिक गैस की रिलीज होने की वजह से, और उनके पास क्योंकि प्रोटेक्टिव गियर नहीं थे, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। नाउ द थिंग इज दिस कि ये सारी की सारी चीजें जो डाल दी, ये किसके ऊपर डाल दी कि वो जो वर्कर्स थे वो अनट्रेन्ड थे, वो उस सेप्टिक टैंक के अंदर घुसे क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं थे, और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि क्यों वो इंस्पेक्शन नहीं हुआ, कि वो बिना प्रोटेक्टिव गियर के कैसे चले गए अंदर। द थिंग इज दिस कि कैसे वो बिना प्रोटेक्टिव गियर के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न है। साथ ही साथ आप देखो ये क्या है, ये बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट का फेलियर है। क्योंकि वहां पर अगर प्रॉपर वेंटिलेशन होती, लोगों के पास, जो वो वर्कर्स थे, उनके पास ब्रीदिंग मास्क होते, सेफ्टी हार्नेस होती, ठीक है, तो इससे क्या होता, जो रेस्क्यू टीम्स थी वो इन चीजों को बहुत ही इजीली प्रिवेंट कर पाती, है ना, ये जो एक्सीडेंट हुआ इसको इजीली प्रिवेंट कर पाती। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है कि उन लोगों के पास जो है वो मतलब कि सेफ्टी गियर नहीं थे या फिर वो अनट्रेन्ड थे। प्रॉब्लम ये थी कि क्यों प्रॉपर प्रोसेस को यूज नहीं किया गया, क्यों प्रॉपर इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं थे, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हमें देखने को मिला विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम का एक स्टील प्लांट है, वहां पे हमें एक्सप्लोजन देखने को मिला। ठीक है, अब क्या है कि एक्सप्लोजन के लिए बोल दिया गया कि क्योंकि स्टील मेकिंग नेचुरली एक डेंजरस प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है, जो मशीनरीज हैं वो भी काफी ज्यादा हीट हो जाती है, काफी हैवी मशीनरीज यूज करी जाती है, तो फिर उनका कहना यही था कि ये रेयर है और आइसोलेटेड मिसहैप्स है, कभी ना कभी तो होने ही। बट द पॉइंट इज नॉट दिस। यूनियन जो वहां की है, जो वर्कर्स यूनियन है, वो ये कहती है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि वहां पर जो प्लांट, वो जो स्टील प्लांट है, उसमें जो मशीनरी यूज करी जा रही है वो बहुत पुरानी है, उनका मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, वहां पे जो वर्कलोड है वो काफी ज्यादा है, जो वहां पर लोग, जो लेबर वहां पे रखी गई है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की है और उसकी जो क्वांटिटी है वो कम है। तो इस वजह से क्या है कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर फिर से यहाँ पे सब कुछ डाल दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होती है वो एक्चुअल में इतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं होती, वो रखी इसलिए जाती है क्योंकि वो अनट्रेंड होते हैं, तो इस वजह से उन्हें कम पैसे देने पड़ते हैं और वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि ये मेंटेनेंस क्यों नहीं करी जा रही, पुरानी मशीनरीज क्यों यूज करी जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को क्यों काम दिया जा रहा है,
इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, जो ये ओनर्स हैं, ये क्या चाहते हैं, ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और जब ये अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इन जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका इस तरीके से ध्यान नहीं रखते कि ऐसा कभी मिसहैप हो तो कैसे मतलब कि उस कैजुअलिटी को कम किया जा सके। ठीक है, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। यही हमने कहाँ देखा, ये हमने दिल्ली के उस इंसिडेंट में देखा जहां पर होटल में फायर लग जाती है। अब प्रॉब्लम यही है ना कि वहां पे बोल दिया गया कि ये जो कंस्ट्रक्शन करी गई है सीक्रेटली करी गई यार, बट एक बात बताओ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो मेन रोड पे बन रही है, ठीक है, वो सीक्रेटली कैसे वो काम हो सकता है? अथॉरिटीज ऐसी स्टेटमेंट दे देती है, बट दिस इज प्रॉब्लमेटिक। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया था, जैसे यहाँ पर भी देखो वही सेम केस है, जो मैं स्टोरी आपको वही सेम बताता हूँ, आप खुद देखो। ह्यूमंस जो है उनका नेचर है, बाय नेचर दे हैव ग्रीड इन देमसेल्व्स। तो क्या करेंगे, वो अपना प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे। और इसीलिए तो अथॉरिटीज को बनाया गया, गवर्नमेंट को बनाया गया, इसीलिए तो इसका कॉन्सेप्ट आया कि कैसे इस ग्रीड को मैनेज किया जाए, इस ग्रीड को कम किया जाए, और कैसे इस ग्रीड की वजह से किसी को नुकसान ना हो। इसी वजह से तो ये इंस्पेक्शन अथॉरिटीज बनाई गई, ये म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई, ये गवर्नमेंट बनाई गई। क्यों? ताकि इन चीजों को चेक किया जा सके। अब जब ये अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और वही सेम स्टोरी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम ओवरव्यू देख रहे थे कि अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो नेट एफडीआई है ना, वो कॉन्टिन्यूसली क्या है, कॉन्टिन्यूसली वो नीचे आती जा रही है, ड्रॉप करती जा रही है। ठीक है, अभी ये देखने को मिला, आप 2021 में देखोगे, 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर में देखोगे, तो जो ये इन्वेस्टमेंट थी, जो एफडीआई थी, नेट एफडीआई की बात कर रहा हूँ। नेट एफडीआई क्या होता है, पहले चलो ये समझा देता हूँ। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? ये मान लो हमारी कंट्री है, हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये इंडिया है। अब क्या है, देखो, बाहर से कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया के अंदर पैसा लाते हैं, पर वो पैसा कैसा होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा होता है। वो कैसा होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एफडीआई हो गया। ठीक है, वो इधर किस लिए आते हैं, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आते हैं। वो यहाँ पर फैक्ट्रीज बनाएंगे, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेट करेंगे, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म में उन्हें फायदा हो। अब क्या है, वैसे ही जैसे इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा, अब क्या है, ये जो एफडीआई आई है, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, ये जो फॉरेन कंपनीज आई है, ये होगा कुछ टाइम बाद वापस भी बाहर जाएंगी, ये कुछ टाइम बाद वापस बाहर जाएंगी। और साथ ही साथ जैसे बाहर की कंट्रीज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, वैसे इंडिया की कुछ कंपनीज होंगी जो बाहर जाएंगी। वैसे इंडिया की कुछ कंपनीज होगी जो ऐसी कंट्रीज में जाएगी जहां उन्हें लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाओ, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाओ और यहाँ से मुनाफा कमाओ। ऐसा भी होता है। तो अब आप इस चीज को समझो कि पैसा आ कहां से रहा है, पैसा आ रहा है जो एफडीआई है, जो बाहर की कंपनी है, जो इंडिया में आके लॉन्ग टर्म में पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। और पैसा जा कैसे रहा है, एक तो यही जो एफडीआई है, अगर ये वापस चली जाए कहीं और, तो ये एक तरीका है पैसा जाने का। और एक तरीका ये है कि इंडिया की जो अपनी कंपनीज है वो बाहर जाकर पैसा कहीं लगाए। तो इन दो तरीके से पैसा वापस बाहर जा रहा है और इस एक तरीके से पैसा अंदर आ रहा है। तो इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो चीज अंदर आई और वापस चली गई, उसको हम बोलेंगे नेट एफडीआई। कि नेट हमारे पास बचा क्या, नेट हमारे इंडिया में पैसा बचा कितना, नेट मेरी जेब में आया क्या। समझे इस चीज को, नेट वर्थ तब यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि 2020-21 में ये जो नेट एफडीआई था, कि पैसा आया और फिर पैसा गया, बचा कितना मेरी जेब में, वो बचा था $44 बिलियन। ठीक है, वहीं पर 2024 2025 में आप देखोगे तो $44 बिलियन से ये घट के कितना हो गया नेट एफडीआई, सिर्फ $1 बिलियन। आप देखो कितना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। अब ये वापस बढ़ा है इस साल, वही मैं आपको कह रहा था कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है $7.6 बिलियन हो गया। बट कहानी इतनी सी नहीं है कि ये नंबर्स ऊपर नीचे जा रहे हैं। कहानी ये है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना। तो कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक वीकनेस है, ये उसका साइन है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, ये इकोनॉमिक वीकनेस का साइन नहीं है, और ये ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे देश में एफडीआई नहीं आ रही। ये तो प्रॉब्लम ये है
कि इंडिया की जो कंपनी है वो बाहर जाके इन्वेस्ट कर रही है और साथ ही साथ जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो वापस बाहर चला जा रहा है। बट द थिंग इज दैट अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के रूल्स देखेंगे तो उसके हिसाब से जब प्रॉफिट्स को वापस घर भेजा जाता है तो उसको कभी एफडीआई में कैलकुलेट ही नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट जो ये बोल रही है पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात मतलब ये राइट तरीका नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो अब्रॉड जा रही है इंडिया की कंपनीज की, हाँ ये एक रीजन माना जा सकता है। अब देखो जरा, पर वही बात है कि द हिंदू न्यूज़पेपर में तो सारा का सारा एनालिसिस किया। तो अब क्या है कि हम पढ़ेंगे कि क्या गवर्नमेंट सही बोल रही है या फिर ये जो क्रिटिक्स है ये सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को देखो जरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे देश में एफडीआई मेनली तीन तरीके से आती है। मेनली हमारे देश में जो एफडीआई है वो तीन तरीके से आती है। सबसे पहले रियल एफडीआई जो ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? यही कि बाहर की फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करेगी या फैक्ट्रीज को सेटअप करेगी और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। एक तो तरीका ये है। ये सबसे बड़ा शेयर हमारा आपको देखने को मिलेगा जो एफडीआई में कंट्रीब्यूट करती है, विच इज 41.9% रियल एफडीआई आती है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स जो है। फिर एक होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? ये डायरेक्टली फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप नहीं करते। ये क्या करते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर कोई फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पहले से, तो उसमें आके इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखोगे 2025 का जो सिविल सर्विसेज का पेपर था उसमें वेंचर कैपिटल के बारे में पूछा गया था ना। ये वेंचर कैपिटल क्या होती है? वेंचर कैपिटल होती है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड से अलग है पर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ही इंडिया के अंदर आए हैं, ठीक है। ऐसे एंजल फंड्स हो गए, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स जो हो गए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, ये भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के अंदर आए हैं, बट इनका तरीका अलग है। ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप नहीं कर रहे या फैक्ट्रीज को सेटअप नहीं कर रहे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, जो भी अगर स्टार्टअप हो रहा है इंडिया के अंदर या कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो वहां पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जो पहले से यहाँ पे है। तो एक तरीका ये हो गया। ऐसे जो केसेस है वो 40.5% हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हमारे एफडीआई में, ठीक है। थर्ड तरीका क्या है? थर्ड तरीका ये है कि मतलब कि इस बात को समझो कि जो फाइनेंशियल सेंटर्स है वो आके इंडिया के अंदर पैसा डाले, ये थोड़ा कम है, 17.6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मतलब ये तीन तरीके हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो चीज क्या है, इस चीज को समझना कि ये देखा गया कि जो आपको काफी ज्यादा शेयर देखने को मिल रहा है ना इन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का, जो लार्ज स्केल कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कभी ना कभी तो इंडिया को लीव करेंगे। इस चीज को समझो कि अगर कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर आ रहा है जो पैसा डालेगा वो कभी ना कभी तो जाएगा बाहर। ऐसा तो नहीं है कि वो इनएविटेबली मतलब कि एक लंबे टाइम के लिए, बहुत ही लंबे टाइम के लिए इंडिया में ही रहेगा या 100 150 साल के लिए, ऐसा तो नहीं है। वो अगर इंडिया में आया है तो वो पैसा कभी ना कभी तो लीव करेगा ही। मतलब कि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ मैं वापस अपने घर पैसा तो भेजूंगा अपनी कंट्री में, है ना। इसीलिए तो मैं प्रॉफिट करने ही तो इधर आया था। तो वही बोला गया। जैसे आप एग्जांपल देखो 2025 में जो सिंगापुर की एक कंपनी है जिसका नाम है तेमासेक, ठीक है, उसने इन्वेस्ट किए थे इंडिया के अंदर $637 मिलियन, ठीक है। और आप देखोगे 2025 में जब वो एग्जिट करती है तो उसने कितना कमाया? $6.4 बिलियन, मतलब $6.4 बिलियन। लेकिन वो एग्जिट कर गई। अब जैसे ही वो एग्जिट करी इतना बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। आप सोचो, इतना बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया कि एक कंपनी जिसने इतना इन्वेस्ट किया था वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चली गई, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि एक प्राइवेट इक्विटी थी, फॉरेन प्राइवेट इक्विटी थी और वेंचर कैपिटलिस्ट थे। उन्होंने 2025 में इंडिया के अंदर से $29 बिलियन को लेके वो चले गए। अब ऐसा नहीं है कि वो लेके गए हैं तो फिर उन्होंने प्रॉफिट कर लिया वो घर बैठ के, नहीं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं जो उन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज लग रही है, जहां पर उन्हें टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो मतलब वो हमारे देश से उनका निकलने का रीजन क्या है कि उन्हें यहाँ पे हेवी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो एक प्रॉब्लम और है कि जो रियल एफडीआई है ना, जो ट्रेडिशनल एफडीआई है कि जो हमारे यहाँ पर आके फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करे, उनका जो नंबर है वो स्टेडिली डिक्लाइन कर रहा है। आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 10.6% रिसेंटली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वही इन्फ्लोज देखने को मिले रियल एफडीआई के, ठीक है। अब गवर्नमेंट और क्रिटिक्स के आपस में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर आप एफडीआई के नंबर्स को देखेंगे तो वो मिसलीडिंग है।
वो मिसलीडिंग इसीलिए है क्योंकि आप देखोगे इंडिया के अंदर जो 2014 से लेके अब तक ग्रॉस इक्विटी इनफ्लोज आए हैं, मतलब कि पूरा का पूरा पैसा जो इंडिया के अंदर आया है 2014 से अब तक, वो $40 बिलियन का है। ठीक है, बट ये जो $40 बिलियन है ये एक्चुअल में फ्रेश कैपिटल नहीं है, ये एक्चुअल में फ्रेश कैपिटल नहीं है। ये वो कैपिटल भी ऐड कर दी गई है जो कॉरपोरेट की रीशफलिंग की वजह से आई। मतलब कि क्या किया कि मतलब एक कॉरपोरेट सेक्टर है, वो समझो कि जैसे दो हैं, दो आपस में मिल गए, तो उनकी कैपिटल को भी ऐड कर दिया गया, उनके मर्जर्स को भी ऐड कर दिया गया। उन्होंने अगर शेयर को स्वैप किया एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, ठीक है, उसको भी ऐड कर दिया गया। साथ ही साथ जो ओल्ड डेट्स को न्यू कैपिटल न्यू शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो यही बोला गया है कि हमारी जो एफडीआई के नंबर्स है वो मिसलीडिंग है। साथ ही साथ जो ऑफिशियल नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि प्रॉफिट रिपैट्रिएशन किया जा रहा है, मतलब कि अपने प्रॉफिट को वापस घर भेजा जा रहा है और उसको भी नेट एफडीआई में कैलकुलेट किया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें ये जो प्रॉफिट डिविडेंड्स है, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन है, इसको करंट अकाउंट में ऐड किया जाता है, ना कि नेट एफडीआई में। ठीक है, तो ये भी एक मिसलीडिंग डेटा की तरह है। ठीक है, साथ ही साथ ये बोला जा रहा है जो रियल कल्प्रिट है ना, रियल कल्प्रिट है इस नेट एफडीआई के कम होने का, वो क्या है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट की। हमारे देश में जो कंपनीज आ रही हैं वो एक्चुअल में वापस चली जा रही है, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारी देश से निकल जा रही है वापस। जैसे ये सिंगापुर का आपने ये जो टैमेसेक का एग्जाम्पल देखा, आपने यहाँ पर फॉरेन प्राइवेट इक्विटी का एग्जाम्पल देखा जो वापस चली गई हमारे देश से बाहर। ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे देश से निकल जा रहे हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट लेके चले जा रहे हैं, हमें आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया, ये कॉर्पोरेट मैच्योरिटी का साइन नहीं है कि कॉर्पोरेट आए थे, उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट करी, उन्हें प्रॉफिट हुआ, वो चले गए, ऐसा नहीं है। ये बोला गया जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे देश से जा रही है उसमें से आधी से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जा रही है, वो फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जा रही है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि वो टैक्स फ्रेंडली नेशन है, जहां पर उन्हें टैक्स थोड़ा कम देना पड़ रहा है, जैसे सिंगापुर और यूएई की तरफ जा रही है अब जितनी ये एफडीआई है जो हमारे देश से निकल रही है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपको समझनी थी एफडीआई से रिलेटेड, यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, इस चीज को समझ लो, थोड़ा बहुत है। बस एक डेटा दिया गया कि 2022 से 2026 में ये देखा गया कि अगर $1 फ्रेश इक्विटी हमारे देश के अंदर आती है तो हमारे देश से निकलने वाली जो इक्विटी है या जाने वाली डिस इन्वेस्टमेंट है वो $1.5 है। मतलब हमें $0.5 का क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर मतलब कि नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव साइड पे जाते हुए दिख रहे हैं हमें $0.5, मतलब कि हमें घाटा देखने को मिल रहा है $0.5 का। ठीक है, यही चीज यहाँ पर डिस्कस करी गई है। तो वही बोला गया है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो ये एफडीआई दारी है वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है, क्या उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजीज है, क्यों वो एग्जिट कर रहे हैं, एफडीआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर, इंडिया की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो बोली गई है कि वो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को देखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड किया है, इसी से रिलेटेड है जो अभी हमने सेकंड आर्टिकल पढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। इसका जो आंसर है आपको मुझे कहाँ पे देना है, इसका जो आंसर है आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब अगर कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए मैंने एक मेंस का क्वेश्चन भी ऐड किया गया है, वो भी इसी पर बेस्ड है। एग्जामिन द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स बिहाइंड द शार्प डाइवर्जेंस बिटवीन इंडियाज ग्रॉस एंड नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन रिसेंट ईयर्स, है ना। आप उस डेटा को यूज कर सकते हो जो 2021 2022 से लेके जो अभी हमने 2025 2026 का देखा है। ठीक है, और ये बोला गया आपको ये डिस्कस करना है कि हाउ द चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल इफेक्ट्स इंडियाज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, की किस तरीके से जो ये हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि एफडीआई जो है उनका हमारे देश से जो निकास है, जो निकलना है वो ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है लॉन्ग टर्म पे, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको आंसर लिखना है। अगर आप आंसर लिख लेते हैं तो आप मेरे साथ वो टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, आई चेक इट। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।